अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः, चैत्र पौर्णिमा, हनुमान् जयन्ती इति लोके, दिनाङ्क 23 23 एप्रिल 2024। चरक उन्माद चिकित्सा। शङ्खं चक्रं जलौकान् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यत् प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्परेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तत्र द्वयोरपि निरागन्तनिमित्तयोः उन्मादयोः समासविस्तराभ्यां भेषजविधिम् अनुव्याख्यास्यामः। तो निज और आगंतु ये दोनों उन्माद के लिए संक्षेप से और विस्तार से भेषज विधि अभी बताते हैं। उन्मादे वातजे पूर्वं स्नेहपानं विशेषवित् कुर्यादावृत मार्गे तो सस्नेहम मृदुशोधनम। तो वातज उन्माद अगर है तो विशेषवित जो विशेष जानने वाला इस प्रकार का व्यक्ति है वो पहले स्नेहपान करे इस प्रकार से। कुर्याद आवृत मार्गे तो सस्नेहम मृदु शोधन, और आवृत मार्ग है तो सस्नेह मृदु शोधन इस प्रकार सा करना है। अभी उन्माद के जरिए जो जो मानसिक विकार इस प्रकार से है उनको भी सौम्य स्वरूप में उन्माद इस प्रकार से समझते हुए दोषों के अनुसार वातज पित्तज कफज सांधिपातिक या अगर आगंतुज है तो आगंतुज करके उन्माद की चिकित्सा उपयुक्त इस प्रकार की रहेगी। अभी ऐसी स्थिति है कि जिसको उन्माद व्यक्त रूप से नहीं कहा जाता। ऑटिज्म एक इस प्रकार का है जिसको हम सामान्य रूप से उन्माद में गणन कर सकते हैं उसका।
लेकिन स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारे मानस भाव है। और ये शायद कोई एक भाव या दो भाव व्यक्ति में होते हैं, और उनसे उनको बाहर निकालना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। एक जो तरीका बन जाता है सोचने का, वो सोचने का तरीका कैसे बदले, ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। और शायद मेरा कहना है कि ये उन्माद की चिकित्सा से हम कर सकते हैं कुछ हद तक इस प्रकार से। तो वायु अगर इसमें प्रधान है तो नियंता प्रणीता च मनसा वायु इसी प्रकार का है। तो वायु पर नियंत्रण पाते हैं तो इन मानस भावों पर नियंत्रण पा सकते हैं। ये एक मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। कहीं जगह ऐसा भी हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस जिसको आज कहते हैं उसमें शारीरिक लक्षण कुछ है, मानसिक लक्षण कुछ है। ये काफी मात्रा में दिखाई देते हैं इस प्रकार से। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये जो अभी नया उभर आया है इस प्रकार से, उसमें केवल शारीरिक भाव नहीं है, मानस भाव भी है। या भी मेनोपॉज के समय में जो परिवर्तन आते हैं शारीरिक स्तर पर, ऑस्टियोपोरोसिस होता है या संधिवात वगैरह इस प्रकार की बीमारियां हो सकती है, ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हॉट फ्लशेस, इरिटेबिलिटी और संताप होना वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें होती है। अब ये तो मानते हैं कि यह हार्मोनल इम्बैलेंस के जरिए हो रहा है इस प्रकार से, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है और उसको कैसे निपटना है, इसमें एलोपैथी का विचार बहुत सीमित इस प्रकार का है। एक तो कोई हार्मोन बिगड़ा है, ये हम परीक्षा के द्वारा देख सकते हैं, T3 T4 TSH से लेकर अन्य भी बारे में इस प्रकार से। या फिर कैंसर जैसी बीमारियां है इस्ट्रोजन, हाँ, नाही नाही आणलेलं, माहिती नाही आलं का असं पण कळलं नाही म्हणजे. मी चहा नुसता याचा घेतला, तो टी बॅगचा घेतला. कोणतरी आलं मला वाटतं. तो इन सभी में हार्मोनल इम्बैलेंस ये कारण है इस प्रकार का मानकर काउंटर एक्टिंग हार्मोन्स देना, और उससे फायदा नहीं हुआ तो सदा टिकना टेक्नोलॉजी के जरिए सर्जरी में चले जाना, ये अभी आधुनिक विज्ञान कर रहा है। तो ये बहुत ही सुपरफिशियल इस प्रकार का अप्रोच है, मूल तक जाना इस प्रकार का कुछ है ही नहीं इसमें। और वैसे देखा जाए तो केवल शारीरिक स्तर पर विचार करना व्यर्थ है। हमारा जीवन केवल शारीरिक जीवन इस प्रकार का तो नहीं है। इसमें मन है, मन से संबंधित मानसिक भाव है, बुद्धि है हमारी, इस प्रकार से हमारा अहंकार है। और जो खाना हम खा रहे हैं वो भी नैसर्गिक नहीं रहा इस प्रकार से। तो ऐसे स्थिति में इन सभी बातों के बारे में विचार करना ये एक आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और फिर ज्यादा से ज्यादा इन प्रकार के उन्मादक चिकित्सा का प्रयोग करना मानस भावों के लिए देख अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो वायु का दो प्रकार से प्रकोप है, एक मार्गावरण और दूसरा धातु क्षयजन्य इस प्रकार से। तो धातु क्षय के लिए स्नेहपान करना उचित इस प्रकार का है। और ये विशेष वित्त कौन सा स्नेहपान करना है, ये उस वैद्य पर निर्भर रहेगा कि कौन से स्नेह का प्रयोग करना है इस प्रकार से।
सामान्य रूप से कोई भी स्नेहपान करे तो उसका एक स्नेहपान का हिस्सा इससे कुछ फायदा होगा, लेकिन विशिष्ट स्नेहपान अगर करेंगे सूझबूझ कर इस प्रकार से, तो उसका फायदा बहुत ही ज्यादा इस प्रकार का होने वाला है। पांडुरंगी पे सिर पे आदव कल्याण का वयम पंचगव्य महातिक्तम श्रुतम मारक बदादिना। तो चार विकल्प वहां पे दिए गए हैं। अब किन मरीजों में किस प्रकार का उपयोग करना है, ये बात वैद्य पर निर्भर इस प्रकार की है। और इसलिए रोगों का अच्छा अभ्यास होना और फिर औषधियों का अच्छा अभ्यास होना, ये दोनों बातें जरूरी इस प्रकार की। फिर भी अग्नि बल और ऋतु कौन सा है, और अवस्थाएं कौन सी है, वगैरह वगैरह, ये सब देखकर किसका प्रयोग करना है किसका नहीं करना है, ये सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। अब वातज उन्माद में शुरू में इस प्रकार का स्नेहपान करना है, और आवृत मार्ग है तो सस्नेहम मृदु शोधनम इस प्रकार का देना है। ये ज्यादातर विरेचन की बात हो सकती है। अगर कफ का अनुबंध ज्यादा है तो शायद वमन के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो ये विरेचन की बात इस प्रकार के हो सकती है। कफ पित्तोद्भवे प्यादो वमनम स विरेचनम, या फिर बस्ती की चिकित्सा की बात हो सकती है क्योंकि वात का है। मेरे पास एक 2 वर्ष का छोटा बच्चा था, लक्षण ऑटिज्म के थे, और उसमें अपस्मार के वेग आते रहते थे, और खास करके सुबह जल्दी, यानी कि वात काल में, प्रातः काल में, और शाम को ये वेग आते थे। तो फिर मैंने बस्ती का जिक्र किया और बहुत ही कम मात्रा में 10-15 ml मात्रा बस्ती इस प्रकार का उसको जैसे देना आरंभ किया। तो ये जो अपस्मार के वेग है वो कम हो गए इस प्रकार से। ऑटिज्म से फिर भी वो बचा नहीं, ये काफी पुरानी केस है, 30-35 साल पुरानी इस प्रकार की केस है। और क्लिनिक के नजदीक रहते थे, हर रोज लेके आते थे उसको इस प्रकार से, और वो क्लिनिक में दौड़ता था, बड़बड़ करता था, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मतिमंद ही रहा। और अभी बहुत बरसों के बाद, एक 10 बरस पहले उसके पिता उसको एक बार फिर से लेके आए कि ये आपने उसको बचपन में इसको ट्रीटमेंट दी थी, अब ये 20 बरस का हो गया, वगैरह इस प्रकार से। समझ उतनी नहीं थी, पढ़ाई भी नहीं हुई इसकी इस प्रकार से। लेकिन ये शुरू शुरू की प्रैक्टिस में था, मुझे भी ज्यादा अनुभव इस प्रकार का नहीं था, लेकिन इतना तो मुझे याद है कि बस्ती चिकित्सा से उसको फायदा मिला था इस प्रकार से। अब इतने छोटे बच्चे में घी पिलाना वगैरह तो काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। तो आवृत मार्ग अगर है तो सस्नेह मृदु शोधन इस प्रकार का देना है। और ये मेरे ख्याल में सभी रोगियों के लिए एक आवश्यक इस प्रकार की चीज रहेगी। मैंने एक आशुतोष नानल्स की केस सुनी थी, अजीब केस थी। तकलीफ थी, वो मुंह पे बड़े बड़े ये तारुण्य पिटिका, यौन दूषिका आते थे। उसने कहा कि आपको पंचगव्य घृत बहुत दिन तक पीना है इस प्रकार से, और 50 ml रोज इस प्रकार से पिलाया गया। कुछ महीनों तक ये सिलसिला चला, बाकी दवाई नहीं दी थी। और ये मुंह से अपने आप चले गए। और दूसरी समस्या थी इनफर्टिलिटी की, उसमें भी काफी फायदा हुआ, आगे चलकर उसने ये आईवीएफ कराया और बच्चा हो गया। तो लेकिन पंचगव्य घृत इतनी बड़ी मात्रा में इतने दिन तक चालू रखी थी उसने।
अब ये विलास नानल के ट्रेडिशन में कहाँ से है, क्या है, ये थोड़ा पता लगाना मुश्किल है। लेकिन इतनी देर तक इस प्रकार से करना, ये अलग इस प्रकार की बात है। कफपित्तो भवे प्यादो वमनम स विरेचनम स्निग्धस्मिन्नस्य कर्तव्यम शुद्धे संसर्जन क्रमः। कफपित्तोद्भव अगर है तो भी वमन और विरेचन ये पहले करना है। सस्नेह स्निग्ध स्विन्न से कर्तव्य, स्नेहन और संवेदन करके करना है। शुद्धे संसर्जन क्रमः, और फिर शुद्ध होने के बाद संसर्जन करना है। वास्तविक ये मन और बुद्धि का विषय है, और उसमें तकलीफ है। और चिकित्सा जो शुरू करते हैं वो दोषण से शुरू करते हैं। वात पित्त कफ, इन दोषों को पहले कर लेते हैं, और पहले उसमें शोधन है। केवल मात में इस स्नेहपान इस प्रकार की चिकित्सा बताई गई है। तो धातुक्षयजन्य वात प्रकोप में ये स्नेहपान ये चिकित्सा अच्छे तरीके से काम करेगी। लेकिन मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप है तो मृदु सस्नेह इस प्रकार का शोधन करना है। और कफ और पित्त में वमन विरेचन ये दोनों करने हैं, और फिर संसर्जन करना है। इसमें मुख्य मुद्दा है कि वायु कहीं पे अटक जाता है, चाहे मार्गावरोध से हो चाहे धातुक्षय से हो, तो उसको सीधे रास्ते पर लाना, वो अपने आप संचार करने लगे, इस प्रकार की स्थिति बनाना ये आवश्यक है। और ऐसा होने से वायु का प्रशम इस प्रकार का हो जाएगा। वायु का प्रशम हो जाएगा तो मन भी अच्छा इस प्रकार का होगा। वैसे ही कफ और पित्त ये अगर मूल कारण है तो उनकी चिकित्सा भली भांति करेंगे, तो फिर उसके जरिए जो मन में या बुद्धि में इस प्रकार के दोष निर्माण हो रहे हैं वो निकल जाएंगे। और फिर संसर्जन कर्म करना है, अग्नि को बढ़ावा देना इस प्रकार का है। निरुहम स्नेह बस्तिंच शिरसश्च विरेचनम ततः कुर्यात् यथा दोषम तेषां भूयस्त्वम् आचरे। तो निरूह स्नेह बस्ती शिरो विरेचन और दोष के अनुसार ये सब करना है। और तेषां भूयस्त्वम् आचरे, ये फिर एक बार करके छोड़ देना है ऐसा नहीं है, बार बार करते रहना है। इस प्रकार से बार बार फिर से ये स्रोतोरोध वगैरह इस प्रकार के निर्माण होते रहेंगे। तो यही चिकित्सा दोहराते इस प्रकार के रहे। रुद्रेन्द्रिय शिरः कोष्ठे संशुद्धे वमनादिभिः मन प्रसादम आपनोति स्मृतिम संज्ञांचल विन्दति। तो रुद्र इंद्रिय शिरः कोष्ठ संशुद्धे वमनादिभिः, वमन से वमन वगैरह से ये सभी संशुद्ध हो जाने पर मन प्रसादम आपने मन की प्रसन्नता निर्माण हो जाती है। स्मृति और संज्ञा उन दोनों की प्राप्ति होती है। तो वास्तव में मन और बुद्धि पर साक्षात कार्य अभी कुछ नहीं किया जा रहा। जो भी चिकित्सा चल रही है वो शरीर की चिकित्सा चल रही है, दोषों की चिकित्सा चल रही है। और हृदय इंद्रिय शिरः कोष्ठ, तो कोष्ठ ये वमन वगैरह से तो शुद्ध हो जाएगा। ये जो शिरश्च विरेचनम और शायद आगे धूमपान वगैरह ये जो है वो बातें ये अगर हम कर लेते हैं, और इंद्रिय शुद्धि हृदय शुद्धि और शिर शुद्धि इस प्रकार की हो जाती है, तो मन प्रसादम आपनोति, तो मन प्रसन्न हो जाता है। अब बात यह है कि मन की प्रसन्नता या चित्त की प्रसन्नता जो पतंजलि योग सूत्र में बताई, मैत्रीकरण मुदितोपेक्षाणाम शुद्धा भावनातश्चित्त प्रसादनम,
या फिर प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य प्रच्छन्न और विधारण करने से प्राण का ये बात भी होती है, इस प्रकार से चित्त प्रसादन होता है। तो ये एक तरीके से शुद्धि करने वाली प्रक्रिया इस प्रकार की है। बहिकुंभ करते हैं तो वायु फुफ्फुस रूपी कोष्ठ में आने लगता है और पुनः एकदा रेचन करके उसको निकाला जा सकता है। और इससे वायु, उसके अनुबंधी कफ और पित्त की शुद्धि और फिर मन बुद्धि इनका प्रसाद, ये बात होती रहेगी। तो जैसे ये सभी प्रक्रिया आयुर्वेद में वर्णित है, उनको तो छोड़ना नहीं है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में अगर ओंकार और बहिकुंभक इस प्रकार का करते रहते हैं तो उससे भी चित्त की शुद्धि होती रहेगी और मूल रूप से कफ और पित्त कम हो जाने से या रज और तम कम हो जाने से ये मन के विषय में, बुद्धि के विषय में धीरे धीरे बदलाव इस प्रकार के आएंगे। हृदय, इंद्रिय, शिरक कोष्ठ या चारची शुद्धी होत राहील अशी चिकित्सा देत राहिले पाहिजे, हा महत्वाचा मुद्दा लक्षात येतो। यस, हिंदी में लिखो। तो बुद्धि, हृदय, शिरक कोष्ठ वगैरह सभी की शुद्धि होती रहनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण विचार इसमें है। और जैसे मैं कह रहा हूं कि केवल उन्माद के मरीज तो बहुत कम मिलते हैं, वो एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। लेकिन सामान्य रूप से मानसिक स्तर पर ये जो विभिन्न नकारात्मक भाव है, ये मरीज तो बहुत ज्यादा मात्रा में है। इस प्रकार के मरीज तो बहुत ज्यादा मात्रा में, और इस प्रकार उनकी चिकित्सा कैसी करनी है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। नालकांगणी तेल नस्य तीक्ष्ण और मेद्य होता है, क्या यहाँ शिरोविरेचन के लिए लाभकर होगा? हो सकता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। अगर कफ प्राधान्य है तो निश्चित रूप से ज्योतिषमती तेल का प्रयोग कर सकते हैं, तीक्ष्ण नस्य है। नहीं तो षड्बिंदु पंचगव्य ये भी प्रयोग में लाते हैं और वो भी अच्छे काम इस प्रकार के करते हैं। तो अवस्था कौन सी है और किस प्रकार के नस्य का प्रयोग करना है, ये सूझबूझ कर अगर हम करेंगे तो मानस भावों में परिवर्तन आएगा। जैसे मैं अभी योग के जरिए मानस भावों में परिवर्तन लाने के लिए बहिकुंभक की बात कर रहा हूँ, और व्याधि पर काबू पाने के लिए ओंकार की बात कर रहा हूँ, और ओंकार और बहिकुंभक के कॉम्बिनेशन सभी मरीजों में अभी मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से। तो धीरे धीरे ये जो सोचने का तरीका है उसमें परिवर्तन आए। हम विशिष्ट दृष्टि से सोचते रहते हैं, बाकी विचार मन में आते ही नहीं है इस प्रकार से, और कोई दूसरा बताता है तो भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये स्थिति बदलनी चाहिए, और इसलिए हमारा जो उपाय है वो शोधन, मृदु शोधन वगैरह इस प्रकार का स्नेहपान, ये महत्वपूर्ण है। और मेरा एक ऑटिज्म का रोगी है, उसको चिकित्सा से लाभ हुआ, उसका अपस्मार वे कम हुए, और ऑब्जर्वेशन उसके होता है। पिता ने बताई, पहले वो कभी कहीं भी किसी कहने किसी के कहने पर चला जाता था, लेकिन अभी अपनी मर्जी से चलने लगा है। जहाँ मन न हो तो वहां नहीं जाता है। क्या यह सुधार मान सकते हैं?
ये सुधार है या नहीं है ये बताना थोड़ा मुश्किल है। जनरली बच्चों को बड़े जो कहते हैं वो मानना और उसके मुताबिक मुताबिक क्रिया करना ज्यादा ठीक है। उनमें निर्णय क्षम लेने की क्षमता इस प्रकार की नहीं होती। और ये बड़ा ही विषय है कि निर्णय लेने की क्षमता जब नहीं है तो वो अपने विचार से चले या जो हित बोलने वाले व्यक्ति है उसके विचार से चले। तो मुझे लगता है कि ये आषोडश वर्षात बालः, तब तक उसको हित विचार करने वाले चाहे गुरु हो चाहे माता पिता हो दादा दादी हो उनके विचार से चलना ज्यादा आवश्यक इस प्रकार का है। और प्रसंगोपात तो ऐसा भी लगे कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये सब बता रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे वास्तव में ऐसा करना है वगैरह वगैरह, वो 18। तो ठीक है, अगर उम्र ज्यादा है 16 से ज्यादा है तो शायद ये बात हो सकती है, लेकिन 16 बरस तक ये इसी प्रकार का अपने बुजुर्गों के विचारों के अनुसार चलना ये ज्यादा आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। 12वीं कक्षा में भी यही सिलसिला होता है। लोग 16 तक लोग 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं और फिर क्या लेना है, साइंस में जाना है आर्ट्स में जाना है कॉमर्स में जाना है। अभी ये मार्क कितने हैं उसके आधार पर, ज्यादा मार्क है तो साइंस में जाना है, कम है तो बीकॉम में जाना है और उससे भी कम है तो आर्ट्स में जाना है, इस प्रकार का सोचा जाता है। लेकिन उसकी रुचि किस में है उसकी गति किस में है ये नहीं देखा जाता इस प्रकार से। एप्टीट्यूड टेस्ट की जाती है और उसमें जो नतीजे निकल आते हैं वो काफी अलग ही नतीजे निकल आते हैं इस प्रकार से। अब एप्टीट्यूड टेस्ट का आधार क्या है मालूम नहीं इस प्रकार से। ज्ञान प्रबंधन में यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होती है और फिर उसके आधार पर सलाह मिलती है आप ये करो वो करो वगैरह इस प्रकार से। लेकिन फिर भी ये काफी मामला मुश्किल इस प्रकार का है, सही निर्णय ले पाना। ज्यादातर माता पिता या अन्य रिश्तेदार जो कहते हैं वो चुना जाता है अभ्यासक्रम जो है वो, उसमें अगर उसका समाधान आगे हो जाता है तो अलग बात है और उसको दिलचस्पी लगने लगती है और फिर वो अच्छे तरीके कर लेता है तो अलग बात है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि मैं करना कुछ चाहता था अलग और मुझे करना कुछ पड़ा अलग इस प्रकार से। इसका एक असमाधान पूरे जीवन भर रहता है और उस समय में ये ताकत नहीं थी कि मैं सही चुनूं, तो उस किस रास्ते पे जाना है उस रास्ते को मैं चुन लूं इस प्रकार से। उतनी बुद्धि की प्रगल्भता नहीं होती है, उतना अनुभव नहीं होता है। और जो बुजुर्ग है वो भी अपने अपने तरीके से सोचते हैं, वो उस छात्र के लिए क्या जरूरी है ये सोचते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर भी अगर कुछ परंपरा है तो परंपरा के अनुसार जाते हैं तो ठीक होता है इस प्रकार से। लेकिन परंपरा कुछ भी नहीं है, माता पिता कुछ नौकरी कर रहे हैं और उनको भी कुछ पता नहीं है तो ये बहक जाते हैं इस प्रकार से। तो 16 बरस तक तो उसको निगरानी में रखना है और बुजुर्गों के मुताबिक के अनुसार उसे चलना है। 16 बरस पूरे होने के बाद प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरे, इस प्रकार की बात कही है। वो मित्र के जैसा उसके साथ बर्ताव करना है। और मित्र जैसी सलाह देते हैं उस प्रकार की सलाह उसको देनी है। फिर वो अपने विचारों से भी निर्णय करेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगता मुझे ये ठीक लगता है इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजी के बारे में अभी हमारे यहाँ भी कुछ वैद्य ऐसे हैं जिन्हें जिन्होंने BA MD के साथ में साइकोलॉजी में MA वगैरह कर लिया है और काउंसलिंग करते हैं। लेकिन
वो तो आयुर्वेद के वैद्य है पहले। तो उनको इन दोनों का मिलाप करना जरूरी है। काउंसलिंग जो है एक कला है, यो यथा परितुष्यति तं तथैवानुवर्तते। या ज्ञानबुद्धि प्रदीपेन यो न विशति योगिवत् आतुरस्य अंतरात्मानं न स रोगांश चिकित्सति। तो उसके मन में क्या चल रहा है, ये समझने के लिए उसके मन में घुस जाना चाहिए। इस प्रकार से योगी की जरूरत। ऐसा नहीं होता है तो वो चिकित्सा नहीं कर पाते। एक सामान्य रूप से इस प्रकार का मृदु शोधन, और केवल ये शोधन नहीं, वमन विरेचन नहीं, शिरो विरेचन भी इसमें आवश्यक है। तो ये बात नहीं हो रही कि हम सोच समझकर शिरो विरेचन दे रहे हैं इस प्रकार से। गौरव शिरस शूले वगैरह जो है तो फिजिकल लेवल पे लक्षण है ज्यादा, लेकिन इस प्रकार की बुद्धि की विशुद्धता होना, इसके लिए शिरो विरेचन से देना है, ये बात व्यवहार में नहीं है। तो इन सभी से मन प्रसादम आपनोति स्मृतिम संज्ञान च विन्दति। स्मृति और संज्ञा उसको प्राप्त हो जाती है। अभी डिमेंशिया एक काफी बड़ी बीमारी पूरे विश्व भर में होने वाली है, हो रही है एक्चुअली। और फिर उसके आगे अल्जाइमर, ये बहुत बीमारी इस प्रकार की, बड़ी बीमारी इस प्रकार की रहेगी। आधुनिक वैद्य में तो कोई उपाय नहीं है इसका। एक अहम कारण एल्यूमिनियम बर्तन है इसके लिए, सेरिब्रल एट्रोफी निर्माण करने वाला। तो एल्यूमिनियम बर्तन को पूरी तरीके से निकाल देना है, उसका प्रयोग नहीं करना है, लोहे के बर्तन का प्रयोग करना है। एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर, एल्यूमिनियम के उसमें बर्तन, अभी उसमें बदलाव आ गया और स्टेनलेस स्टील के बर्तन आ गए। लेकिन एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील के प्रेशर कुकर मिलते हैं। तो उन्हीं का प्रयोग अच्छा है। कढ़ाई जो है वो भी एल्यूमिनियम की होती है, वो भी दूर करनी है, और लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करना है। तो ये भौतिक स्तर पर इस प्रकार से है। ये वाग्भट दूसरे अध्याय में कथम नक्तम दिनाने में यान्ति कथम भूतस्य संप्रति दुख भांग न भवत एवं नित्यम सन्निहित स्मृति, कि मेरे दिन और रात किस प्रकार के मेरे अच्छे इस प्रकार के रहेंगे। तो इसकी स्मृति अगर सदैव जागृत रहती है तो फिर वो सद्वृत्त को भली भांति निभा सकता है, या स्वस्थ वृत्त को निभा सकता है, और फिर बीमार होने की संभावना कम होती जाती है इस प्रकार से। तो शास्त्रारम अनुसंस्मृत्य, ये जो बात कही गई है, रात में सोते वक्त ईश्वर का प्रणिधान करना है। और मुझे कैसा बर्ताव कल करना है, इस प्रकार से सोच लेना है हर हर रात को इस प्रकार से। तो ये स्मृति और संज्ञा, ये जो बात बताई गई है यहाँ पे, एक अहम मुद्दा इस प्रकार की रहेगा। और फिर अभी के अल्जाइमर में, अभी के डिमेंशिया में कैसे हमें आगे बढ़ना है, ये सोचना पड़ेगा। एक तो जो उसके कारण है, एल्यूमिनियम एक कारण है, लेकिन बहुत सारे मानसिक तांग तनाव वगैरह ये सभी कारण इस प्रकार के हैं। सपोर्टिव सिस्टम न होना, ये एक कारण इस प्रकार का है। फैमिली सिस्टम अभी पूरी तरीके से उद्ध्वस्त हो गई है। और वो भी एक बड़ा कारण इस प्रकार का है। तो इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए सभी कारणों से छुटकारा पाना। मैं जब अब स्वस्थ वृत्त का विचार कर रहा हूं, तो केवल वैद्यक से लेना देना है ऐसा नहीं है।
वैद्यक के परे ये जो फैमिली सिस्टम वगैरह है, कुटुंब व्यवस्था है, उसके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी अभी हो गया है। न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, औरतें पैसे कमाने के काम में जुड़ गई, करियर में जुड़ गई इस प्रकार से। और फिर कुटुंब की तरफ कौन ध्यान देगा, ये बहुत बड़ा सवाल इस प्रकार का निर्माण हो गया। अगर हम बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से नहीं करते हैं तो दोष किसका है, बच्चों का है या हमारा है? तो एक जो नेचुरल एफिनिटी है माँ की तरफ बच्चों की, उसको कैसे हम धुतकार कर सकते हैं या फिर मुझे मानना नहीं है इस प्रकार से कह सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है आज के दिनों में स्वस्थ वृत्त से दूर हो जाने का या रोगों की तरफ खींचे जाने का। तो मेरा एक या और चैप्टर्स कुटुंब व्यवस्था पर होंगे नए संविधान में, स्वस्थ वृत्त के हिसाब में जब मैं बात करूंगा। तो स्वस्थ वृत्त के लिए अच्छी फैमिली सिस्टम होना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। कल एक केस थी और माँ बाप दोनों झगड़ते रहे पूरे जिंदगी में भी इस प्रकार से। ऐसे मैंने पहले भी केसेस देखे हैं, बच्चों पर बहुत बुरा असर इस प्रकार का होता है। और फिर उनके करियर पर इसका परिणाम हो जाता है। फिर ये बाहर कुछ एहसास ढूंढने लगते हैं, ऐसे व्यक्तियों के खोज में रहते हैं कि जो उन्हें अच्छे लगे इस प्रकार से। और इसमें फंसाया भी जाता है, ये भी बात है। तो ये तो मैंने देखा था कि दो लड़कियां एक ही लड़के ने शादी की, वो भी ऐसे ही किसी दूसरे जाति के दूसरे देश के वगैरह इस प्रकार से डिवोर्स लेकर वो अलग हो गई। दूसरे बेटी ने शादी की ही नहीं। अब उसका कहना है कि मैंने कुटुंब व्यवस्था में मेरे माँ पिता झगड़ते हुए देखे हैं और मैं जाना ही नहीं चाहती, उसमें कुटुंब व्यवस्था में जाना ही नहीं चाहती। तो ये बड़ा अजीब मामला इस प्रकार का है। महिला सशक्तिकरण ये पाश्चात्य संस्कृति की देन है, इसलिए कुटुंब टूटते जा रहे हैं। ये स्त्री मुक्ति आंदोलन जो है वो जैसे पाश्चात्यों में हुआ वैसे भारत में भी हुआ। महर्षि अण्णा साहेब कर्वे, सावित्रीबाई फुले, ये उसके अच्छे उदाहरण इस प्रकार के हैं। कुछ हद तक उनका कहना सही भी है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये गलत है बिल्कुल इस प्रकार से। खास करके हमारा जो जो रीति रिवाज है, विधवा होने पर उसकी जो परिस्थिति हो जाती है या युवावस्था में अगर विधवा हो जाती थी तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। उस दृष्टि से देखा जाए तो ये स्त्री मुक्ति आंदोलन आवश्यक इस प्रकार का है, वो अपने पैरों पर खड़े रहे, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। उसको आत्मसम्मान प्राप्त होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। लेकिन सभी महिलाओं के लिए यही रास्ता है या नहीं है, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। और फिर बच्चों की परवरिश कौन करेगा, ये बड़ा मामला है। और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे और बच्चे बिगड़ जाते हैं तो उसके जिम्मेदार हम ही रहेंगे, और खास करके महिलाएं इसमें जिम्मेदार इस प्रकार की रहेगी। अभी सभी क्षेत्र में महिलाएं बहुत ज्यादा है। अभी ये प्रश्न मंच स्पर्धा हुई, उसमें भी स्त्री वैद्य या स्त्री विद्यार्थी यही खूब बड़ी मात्रा में थे। अपवाद से पुरुष विद्यार्थी थे। और ये
पूरे मेडिकल कोर्स में 50 85 90% तक लड़कियां हैं। पुरुष सभी जो है वो सब इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात इस प्रकार की नहीं है। आदित्य, और जैसा कुटुंब अगर बलवान बनाना है, पांगुरण घ्या परिवार पांगुरण घे बलवान बनाना है, तो महिलाओं को फिर से परिवार की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिन घरों में इस प्रकार के संस्कार होते रहे हैं, या फिर जहाँ पे अप्पू जोशी माई कौन, दादा दादी नाना नानी इस प्रकार के हैं, उनके घरों में थोड़ी परिस्थिति बेटर है। लेकिन फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही है, शादी की उम्र बढ़ती जा रही है, बच्चे होने की उम्र बढ़ती जा रही है, और फिर दादा दादी नाना नानी में अपनी पोतों की तरफ ध्यान देना नहीं हो रहा। उनकी शारीरिक क्षमता नहीं रही उस प्रकार की। और फिर बच्चों की तरफ ध्यान कौन देगा? और चाणक्य के मत के अनुसार वो राष्ट्र का आधार है। और इसलिए गुरु को राष्ट्र का आधार माना गया है, क्योंकि उनको शिक्षा देने वाला गुरु है। और माँ पहली है गुरु। माशेलकर जी ने कहा था, माँ पहला विद्यापीठ है। माँ ये बचपन से लेकर इस प्रकार से। तो हमें फिर से, जैसे धवल क्रांति हरित क्रांति हो गई, अब दूसरी क्रांति की बात कर रहे हैं, फिर से नैसर्गिक तरीके के खेती करो वगैरह वगैरह। इसलिए अब समय आ गया है कि दूसरे क्रांति की बात, कुटुंब व्यवस्था की क्रांति की बात कर रहे हैं। अमेरिका में फिर से हो रहा है। अमेरिकन जो कपल्स है 18 19वें बरस में शादी कर लेते हैं और 3 4 बच्चे होने देते हैं 25 बरस तक। तो उसकी जो माँ है वो करियर को छोड़ देती है, बच्चों के पीछे दौड़ती है, और पुरुष पैसा कमाता है इस प्रकार से। और ये मैंने 2 3 लोगों से सुना कि इस प्रकार का परिवर्तन अमेरिका में हो रहा है। हमारे यहाँ आने के लिए शायद 40 50 बरस लग जाएंगे। इतनी आसानी से नहीं होगा। और कम से कम इसके बारे में विचार विमर्श शुरू होना आवश्यक है। अभी प्री मैरिज काउंसलिंग की बात चलती है। उसमें एस्पायरेशंस क्या है, उस वधु की या वर की सोच किस प्रकार की है, वो क्या चाहते हैं, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। डेवलप्ड एंड डेव्हलप्ड कंट्रीज में ह्यूज गॅप है, ये सही है. कितीतरी मुली फक्त आय टी मध्ये काम करणारा नवरा मिळावा म्हणून शिकतात.
ये अजब है, माउस काम नहीं कर रहा। सेन्सिबल असावं ही अपेक्षा आपण करू शकत नाही. मी अशा खूप जणींना बघितलं. बीएमएस होकर भी बहुत सारी लड़कियां 85-90% अगर लड़कियां हैं और शादी के बाद आईटी प्रोफेशनल से शादी कर लेते हैं और फिर केवल गृहस्थी चलाते हैं. केवल वो एक डॉक्टर है इस प्रकार से उन्हें अच्छा वर मिलता है. केयर ऑफ वन बेबी एज्युकेशन अँड हेल्थ ह्यूज कॉस्टिंग. सिंगल चाइल्ड हे अजून खूप आजपर्यंत रुजलेले आहे. लड़कियां सीखती है वो केवल अच्छा पति मिले इस दृष्टि से सीखती रहती है. और फिर अगर वो करियर में जाती है, आईटी प्रोफेशनल्स है, लड़कियां आईटी प्रोफेशनल में है, मेडिकल प्रोफेशनल में है, बैंकिंग में है. अभी सभी जगह हम देखते हैं स्टाफ बदलता जा रहा है और लड़कियों की या औरतों की संख्या बढ़ती जा रही है. पुरुषों का क्षेत्र मर्यादित इस प्रकार का हो गया है. अभी ये जो बात है, डिंक करके कल्पना है, डबल इनकम नो किड्स. ये पाश्चात्य देशों से आ गई है, अभी भारत में भी आ गई है इस प्रकार से. तो ये बात जिन्होंने अपत्य सुख का अनुभव लिया ही नहीं है वो कैसे समझेंगे. वीकेंड बाहेर सतत पार्टी मूड डिमांडिंग असं झालंय या सही है. स्वास्थ्य के बारे में ख्याल कम और मजा मौज मजे लेना ये ज्यादा, इस प्रकार की मानसिकता बन गई है. और समाज में आर्थिक वैश्य में बहुत ही ज्यादा है. तो कमाने वाले बहुत सारा कमाते रहते हैं और जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही है इस प्रकार से. वो अपने सेहत का भी विचार नहीं कर सकते हैं, अच्छे रहने का भी विचार नहीं कर सकते हैं इस प्रकार से. पुराने जमाने में लोग गरीब थे फिर भी समाधानी थे, सुखी थे. और बहुत पैसा पाकर भी लोग दुखी ही है. अच्छे घरों में रहते हैं, गाड़ियों में कार में घूमते हैं, विमान प्रवास करते हैं वगैरह वगैरह, फिर भी समाधानी नहीं. और दूसरी तरफ बहुत सारी जनता ऐसी है कि जिनको रोजाना किस प्रकार से क्या खाना बनाए और इसकी चिंता रहती है इस प्रकार से. जगनी सर कहते हैं कि वीकेंड में घूमने की जगह अगर व्यक्ति आईसीयू जाकर देखे तो उसे वस्तु स्थिति का ज्ञान होगा और स्वास्थ्य का महत्व समझ आता. काफी मुश्किल मामला है. या फिर हमसे जो गरीब है उनकी रहन सहन कैसी है ये जाकर देखे एक प्रकार से, तो हमें एहसास होगा कि हम कितने सुखी और समाधानी हैं. और हमारा असमाधान दुख जो है वो कम इस प्रकार का हो जाएगा. तो ये मामला काफी संगीन है, गंभीर है, एक दूसरे से जुड़ा है. केवल एक भाव को लेकर नहीं कह सकते इसके बारे में.
सभी भावों के दृष्टि से अगर विचार करेंगे तो शायद एक अच्छा समाज निर्माण हो पाएगा। लेकिन अभी शिक्षण का जो है, शिक्षा जो है वो भी सभी ये राजकारणी लोगों के हाथ में चली गई है। उसका भी बाजार बन गया है। और हम विद्या खरीदते हैं, इस प्रकार की बात है। तो ये बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात है। हमें विद्या संपन्न होना है और विद्या खुद को कमानी है, गुरु की सेवा करके कमानी है। ये बात ही नहीं रही इस प्रकार से। तो ऐसे हालात में पूरी तरीके से परिवर्तन कैसे लाएंगे, ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। समाज शास्त्र करके एक विषय, नागरिक शास्त्र एक विषय हमारे स्कूल लेवल पर होता था। कितना असर उसका होता था, कितने पढ़ाने वाले अच्छे थे मालूम नहीं। अगर पढ़ाने वाली व्यक्ति अच्छी है तो ही इसमें कुछ बदलाव आएगा, नहीं तो बदलाव नहीं आएगा। वो ज्ञान संपन्न और अनुभव संपन्न होनी चाहिए, तभी उसकी शिक्षा में हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये सुबह का वाचन जो भी है, वो अनुभव के बिना व्यर्थ है। तो अनुभव है, शास्त्र का अध्ययन है, तभी इसमें मजा आएगी, इसमें अच्छी तरीके से ज्ञान मिलेगा। केवल पढ़ना है जो कॉलेज में किया जाता है, उसका कुछ समझने से कम प्रैक्टिस में कोई संबंध नहीं है, तो उससे बात बनेगी ही नहीं। बुद्धी कॉमन सेन्स ने खूप शिकलेल्या व्यक्तीमध्ये सुद्धा दिसेल असं नाही, ये भी है। और फिर ये मीडिया वगैरह वगैरह ये सभी असर करने वाले इस प्रकार के हैं। जो सीरियल्स चलती है टीवी पर, ये केवल पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए और सीरियल को आगे आगे लेके जाने के लिए, उसमें कुछ अच्छा बोध होना है, उसमें आनंद मिलना है, ये बात नहीं होती है इस प्रकार से। तो इन सभी का भी बहुत सारा परिणाम है। मोबाइल का परिणाम है। मोबाइल में क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, नहीं सुनना है, ये एक अलग बात इस प्रकार की। तो खाना, स्नान के बगैर खाना खाना, दोपहर में सोना, रात्रि में मोबाइल देखते रहना वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें अभी कॉमन हो गई है। तो इसका सेहत पर असर हो रहा है, सेहत पर असर हो रहा है। एक तो किसी को पता ही नहीं है, भावनाओं का उद्रेक सीरियल की वजह से होता है। जब ये दूरदर्शन था तब सीरियल भी सात्विक पद्धति से बनते थे। लेकिन पूरे विश्व भर में यही है सिलसिला। हिंसाचार और सेक्स, और फिर ये मत्सर और क्रोध और भय और बाकी सब भावों को इस प्रकार से दिखाते रहना, शांति समाधान आनंद, इसके बारे में कुछ नहीं होना, ये सीरियल्स का निगेटिव इम्पैक्ट जो है, उसके बारे में कोई बहस नहीं करता। अब सीरियल वाले कहते हैं लोगों को ये चाहिए इसलिए हम देते हैं, लोग कहते हैं कि दूसरा हमें मिलता नहीं इसलिए हम ये देखते हैं। तो एक कैसे इसमें परिवर्तन आएगा? वही बात मूवी की भी इस प्रकार की है। एनिमल जैसी मूवी सुपरहिट हो जाती कलयुग की पहचान है। ये मालूम नहीं, एनिमल मैंने मूवी देखी नहीं है, सुना भी नहीं है। लेकिन ये तो कॉमन है कि इस प्रकार से हमारे मन पर, बुद्धि पर जो विविध तरीके से आक्रमण होता आ रहा है,
उसको हम भली भांति कैसे समझे और उससे दूर होने की कोशिश कैसे करें, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा 18वें बरस में खत्म होनी चाहिए। पुराने जमाने में 6 साल से शिक्षा आरंभ हो जाती और 12 साल में शिक्षा पूरी हो जाती और वो उपजीविका के लिए काफी थी। अभी इतनी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी मिलने की समस्या है, उपजीविका की समस्या है, और फिर उसमें समाधान है ही, ऐसी बात इस प्रकार की नहीं है। और फिर शादी की उम्र आगे आगे चली जाती है, बच्चे होने की उम्र उसके भी आगे आगे चली जाती है, और फिर न्यूक्लियर फैमिलीज हो जाती है। और फिर बच्चे चाहिए ही नहीं, ये मानसिकता है। और फिर उसको अच्छा एजुकेशन मिले वगैरह वगैरह के बारे में पेरेंट्स सजग रहते हैं, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। लेकिन शालाओं में सुधार किस प्रकार से लाएंगे, मातृभाषा में शिक्षा मिले इसके लिए किस प्रकार से प्रयास करेंगे। जिनको कहीं दूर जाना पड़ता है, अपने ही भारत देश में ही दूसरे किसी जगह पे जाना पड़ता है, उनके लिए एक अलग है कि अंग्रेजी माध्यम आवश्यक होगा। लेकिन जिन बालकों को कहीं जाना ही नहीं है, उनके माता पिता वहीं पे रहने वाले हैं, उनको क्यों इस प्रकार से अंग्रेजी माध्यम में डालना है। और ये भी देखा जाता है कि माता पिता को कुछ भी अंग्रेजी नहीं आती फिर भी डाल देते हैं। ये भी अजीब बात है। और ये पुराना है, अंग्रेजी वाघिणीचे दूध, ये आगरकर का लेख है। और उनका कहना था कि अंग्रेजी हमें अच्छी अगर आती नहीं है तो हम बहुत सारे आधुनिक विज्ञान से अलग हो जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे वगैरह वगैरह। और भारत में तो बहुत सारी भाषाएं ये है। विदेशों में जहाँ एक ही भाषा है, वहाँ उस भाषा में प्रयत्न होते रहते हैं एट पार लाने के लिए। जो आधुनिक विज्ञान अंग्रेजी में है, वो जर्मनी में हो, जापानीज में हो, रशियन में हो, वो लाने की कोशिश की जाती है। तमिलनाडु में सब शिक्षा तमिल भाषा में करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, ग्रेजुएट्स को भी अंग्रेजी नहीं आती। ये बड़ी अजीब बात इस प्रकार की है। तो मुझे लगता है कि इन सभी के बारे में मूल रूप से सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और ये स्वास्थ्य इन सभी जो बातों से जुड़ा है, ये किसी को पता ही नहीं है। ये गंभीर मामला इस प्रकार का है। तो हमें इस दृष्टि से प्रयास करने पड़ेंगे। अभी नई संविधान में मैं इस सभी के बारे में बहस करूंगा, उसमें संदेह की बात नहीं। मैं स्वास्थ्य वृत्त पर जोर देने वाला इस प्रकार का हूँ। बचपन में ऐसी गुलामगिरी की मानसिकता ऐसे कूट कूट से भरी है कि अब भी जब अपना ही बच्चा अंग्रेजी बोलता तो गर्व महसूस होता है। हालांकि अपने पंतप्रधान की वजह से अपनी भाषा ने खोई पहचान वापस पाई है। हिंदी भाषा को या संस्कृत भाषा को जो महत्व मिलना चाहिए था पूरे भारतवर्ष के हिसाब से, वो नहीं मिला है इस प्रकार से। और हम अंग्रेजी के पीछे दौड़ पड़ते हैं। मेरी शिक्षा मराठी भाषा में हुई है, 5वीं से आगे अंग्रेजी मैंने सीखा। फिर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है पूरे विश्व भर में अंग्रेजी में व्याख्यान देने के लिए। क्योंकि अंग्रेजी का बेस अच्छा था, जो भी मैंने पढ़ा वो अंग्रेजी का बेस अच्छा था। इतना भी करते हैं तो भी काफी है। और हमारी भाषा में हमें व्यक्त करता करना आना, हमारी जो भावनाएं है, हमारे जो विषय है, ये आवश्यक है। ये नहीं हो, अगर हो रहा तो कैसे चलेगा इस प्रकार से। तो एक गुलामगिरी की भावना छोड़नी चाहिए।
और ब्रिटिशों का सबसे बड़ा जो जिक्र चला हमारी शिक्षा पद्धति तोड़ने का, वो बहुत अहम कदम इस प्रकार का था। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, मीन जिनके फादर लेस एजुकेटेड है, उनके बच्चे यूपीएससी में अच्छा करते हैं, या किसी फील्ड में मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन की इम्पोर्टेंस लेस एजुकेटेड ज्यादा समझते हैं, और अभाव में उनके बच्चे स्ट्रांग एंड इंडिपेंडेंट होते हैं, ये बच्चों पर निर्भर होगा। माशेलकर सर गोए के किसी देहात में मराठी स्कूल में पढ़े हैं, अनिल काकोडकर मराठी स्कूल में पढ़े हैं। ये दोनों इंटरनेशनल पर्सनालिटीज है। माशेलकर और अनिल काकोडकर आज भी मराठी भाषा बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं। उनके साथ जब संभाषण करते हैं तो अच्छी तरीके से मराठी भाषा बोलते हैं। उन्होंने विदेशों में सभी जगह व्याख्यान दिए हैं, और फिर भी ये उन दोनों पर निर्भर है। केवल मराठी माध्यम से सीखा है या किसी देहात के स्कूल में सीखे हैं इसलिए पिछड़े रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। बाबा साहेब आम्बेडकर की वही बात है। उन्होंने जिस हालात में शिक्षा पाई और बैरिस्टर बन गए, ये अभी मैंने सुना कि जो संविधान है उसमें केवल उनका रोल नहीं है, उनका रोल बताया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसमें योगदान दिया है संविधान बनाने में। अब तो मोबाइल में एआई आ गया है, आप अपनी भाषा में बोले, फोन अपने आप ट्रांसलेट कर देगा, बहुत सारी भाषा में सपोर्ट होता है। तो टेक्नोलॉजी एक अलग बात इस प्रकार की है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि हमारी बुद्धि की प्रगल्भता ये एक अलग चीज इस प्रकार की है। पु ल देशपांडे, गदी माडगुळकर या और सारे बहुत सारे दिग्गज लोग, चाहे रविशंकर हो, चाहे भीमसेन जोशी हो, चाहे अपने अपने क्षेत्र में जो मातब्बर इस प्रकार के लोग हैं, उनमें जो प्रतिभा है वो मूल अध्ययन से या उनके मूल विचारों से आती है। और प्रतिभा बहुत ही अलग चीज है। तो अगर हम अपनी प्रतिभा को जगाएंगे तो ये ज्यादा, मैं अभ्यास में उत्तराखंड, अभ्यास के लिए उत्तराखंड से महाराष्ट्र आया, इसलिए मैं यह फर्क देख पाया कि आपकी अपनी संस्कृति को जीतने के जितने अच्छे से महाराष्ट्र में सहेजा जाता है, वह उत्तर भारत के राज्यों में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूरे देश भर का माहौल इस प्रकार का है। और महाराष्ट्र में काफी विचारवंत अच्छे रहे, ये बिल्कुल सही बात है। बाकी भी भाषाओं में रहेंगे, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि दूसरी भाषाओं में दूसरे देशों में नहीं है, लेकिन उनके विचार प्रत्यक्ष में लाना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, आज रुकते हैं, कल योग सूत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान्, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्।
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।